हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी होती है रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास की रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 76 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले क्लास को जिसने अभी तक देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्यवस्फीति का अर्थ क्या बताइए? प्रत्यवस्फीति का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्यवस्फीति का अर्थ है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित उत्क्रमण, ठीक है, करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मुद्रा विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है। इसी से उबरने के लिए सरकार कदम उठाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारा जा सके, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बताइए। तो पहला था सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। क्लियर सभी को? तो आपका यही दोनों जो है चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेता हैं, तो ए और बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्र प्रसाद भट्ट, कामरेड गोविंद सिंह रावत तथा श्रीमती गौरा देवी प्रमुख हैं, ठीक है। यह आंदोलन जो वर्ष 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जनपद में प्रारंभ हुआ था। अब जो है उत्तराखंड का हिस्सा है यह चमोली। इसका उद्देश्य जो है वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना था। अतः कथन ए और बी आपका सही है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 78 वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर जो है लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन चिकलू की, ठीक है। गिरफ्तारी पर जो है लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। वर्ष 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन चिकलू की गिरफ्तारी पर जो है लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लोग उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इसी समय जो है जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के निहत्थी भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला है आपका 79 नंबर। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक रिक्त आसाम प्रदेश का कैसा प्रदेश था? पुर्तगाली प्रदेश था, स्पेनिश, फ्रांसीसी या डेनिश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह एक पुर्तगाली प्रदेश था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पूर्व गोवा एक आपका पुर्तगाली प्रदेश था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन दीव के भारतीय संघ में विलय होने के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और उन पर जो है कब्जा कर लिया। 30 मई 1987 को गोवा को एक भारत का 25वां राज्य जो है बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है आपका 80 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण जो है माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आबादी, यानी कि जनसंख्या। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। आबादी जनसंख्या को संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम उत्तरदायी कारण जो है माना जा सकता है, क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी संस्थागत विकास के अभाव, आधारभूत संरचना के विकास के अभाव का परिणाम मानी जाती है। साथ ही साथ इसके कारणों में रोजगार के अवसरों की कमी, नौकरियों का हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी अवनय अवनयन आदि होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाएगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 81 किसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी, बताइए।
तो आपका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार जो है विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। इसके तहत जो है केंद्र में अब दो सदन, पहला राज्य परिषद और दूसरा जो है केंद्र विधानसभा की स्थापना की गई। इसमें राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपकी 145 थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अच्छा किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, बताइए। किस वर्ष जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1966 में, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय वन सेवा की स्थापना वर्ष 1966 में की गई, ठीक है। यह आपका अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत स्थापित की गई थी। इसके अलावा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 83 83 नंबर, बताएं कि कोशिश का उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होती है, बताइए। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होती है? तो स्थिर लागत अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका धनात्मक हो रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत आपकी धनात्मक रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर धनात्मक रहती है, ठीक है। ठीक है, अगर उत्पादन शून्य हो रहा है तो अल्पकाल में स्थिर लागत जो है आपकी धनात्मक रहती है, मतलब आपका जो धन है लगते रहता है उसमें। 84 84 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस पर जो है डेनमार्क का नियंत्रण है, ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है आपका 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 85वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएं। एक घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी होगी क्या, बताइए। एक घंटे में समानांतर, ठीक है, समानांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर है 15 डिग्री, ठीक है। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो क्लासेस को आप लोग लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक। क्लियर सभी को? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। एक घंटे में समानांतर में देशांतरी दूरी आपकी 15 डिग्री होती है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है। विश्व 24 समय जोन में जो है बटा हुआ है तथा प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपकी 360 है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएं की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहते हैं? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है कोहरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बाद, यह वायुमंडल की निचली परत में निर्मित होते हैं, ठीक है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। इसका निर्माण जो है धूल कणों, धुआं एवं संघनित जल पिंडों के संघनन से होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 नंबर, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तेज हवाओं के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, तेज हवाओं के द्वारा बलुआ मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सबको? तेज हवाओं के द्वारा बलुआ मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। बलुआ मिट्टी में रेत या बालू की अधिकता होती है, जिसके कारण वह हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर का, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे, बताइए। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम खान, ठीक है। क्लियर सही को? तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? जिसका निर्माण उड़ीसा में महानदी पर किया गया था, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। कहाँ पर है? तो
उड़ीसा में, ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, और तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 25, ये तो लंबा है, ठीक है, ये आपका लंबा है। और ऊंचा की बात करें तो 25.8 किलोमीटर ऊंचा है तटबंध से इसकी लंबाई। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे 90 नंबर। मुद्रा स्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय क्या है, बताइए। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय अगर देखा जाएगा तो संतुलित बजट, सार्वजनिक व्यापार नियंत्रण और बजट को प्रोत्साहन देना, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से को मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय संतुलित बजट, सार्वजनिक व्यापार नियंत्रण, बजट को प्रोत्साहन, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 91 91। भारतीय प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनाई मोड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर से भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाई मोड़ी है, जिसकी ऊंचाई आपकी 2696 मीटर है। यह जो है अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। अनाई मुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसके दक्षिण की ओर आपकी इलायची पहाड़ियां, उत्तर की ओर आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व की ओर आपकी पालनी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 में अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल कुर्ती आंदोलन, ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। ये बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संस्थान की स्थापना यानी कि गठन किया था, ठीक है। वर्ष 1987 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का प्रारंभ शिकार निम्न में से कौन हुआ था, बताइए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका हुआ था सतारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर सतारा, जो आपका 1848 में विलय हुआ था, ठीक है। फिर संबलपुर आपका जो हुआ था साथियों 1849 में हुआ था, ठीक, क्लियर सही को। बागटा आपका 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी की बात करें तो आपका 1853 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 94। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से को। वैदिक देवता इंद्र को जो है हवा व वर्षा व चक्रवात का देवता माना गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 95। पंचांग विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब से? तो विक्रम संवत का प्रारंभ जब का 57 ईसा पूर्व से हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसलिए विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका प्रारंभ राजा विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 96 96। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, बताइए। नाबार्ड बैंक द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा निर्गत नहीं किया जाता। यह मुख्यतः जो है व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के द्वारा जो है निर्गत किया जाता है। किसानों की साख उपलब्ध कराने के लिए 8 अगस्त 1998 में इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया था। यह अग्रिम ऋण वितरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान जो है कृषि संबंधी कार्यों के लिए बैंक से पैसा उधार ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 97 97 में, बताइएगा आंसर का। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार जो उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है, बताइए। हिंदू विवाह
के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा जो प्रकार जो उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गंधर्व विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। प्राचीन काल में विवाह के 8 प्रकार माने गए थे, ठीक है, जिनमें से एक आपका गंधर्व विवाह भी था। इसके अंतर्गत वर वधु को अपनी अभिभावकों की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह आपसी रजामंदी पर हो जाता था। ठीक है, आधुनिक प्रेम विवाह गंधर्व विवाह के सदृश है, उत्कृष्ट कोटि का विवाह या जो है नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर बताइएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था और अब जो है वह पैसा अब वह अब वैसा नहीं माना जाता है। यह किसने परिभाषित किया? तो ये धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह अब जो है वैसा नहीं मानते। यह किसका कथन है? तो जो कथन है आपका एम एन श्रीनिवासन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एम एन श्रीनिवास भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने जो है दक्षिण भारत में जाति प्रथा, सामाजिक अस्थायीकरण, संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण पर जो है कार्य किया। उन्होंने जो है प्रबल जाति की अवधारणा के साथ साथ धर्म के निरपेक्षीकरण को भी जो परिभाषित किया। दी गई प्रसंगगत परिभाषा एम एन श्रीनिवास से ही संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 99 नंबर। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा विकसित की है आपके साथियों ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा जो है ऑस्कर लेविस ने विकसित की है। आपका 100वां नंबर प्रश्न, आखिरी क्वेश्चन। भारतीय कृषि वर्ग कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मध्यम ग्रुप में किसने किया? बताइए। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण जो है मालिक, किसान और मध्यम ग्रुप में किसने किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डेनियल थॉर्नर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो पसंद आई, अच्छी लगी, तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में आप लोग नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा आपको क्लास का। इसलिए बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।